वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग पेट 2022 के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोगों का 25वां सेट है। अब तक हम लोगों ने 24 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। इस सेट में टोटल 30 प्रश्न जीएस के दिए जाएंगे और आपके कितने सही होते हैं आप लोग अच्छे से बताइएगा। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग ये वीडियो देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये जो सेट है बहुत सहयोग करेगा। उम्मीद क्या है, आप लोग पूरे सिलेबस को आप देख सकते हैं कि ये चूंकि टेस्ट पेपर इतना बढ़िया डिजाइन किया गया है कि ये पूरी तरह से सिलेबस को समाहित करता है, जिसमें हम लोगों का प्रश्न सीधे यहीं से टकराने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुछ युद्ध दिए गए हैं और उनका कालक्रम लगाना है। देखिए, यह युद्ध जो दिए गए हैं ये सभी युद्ध जो है औरंगजेब के उत्तराधिकार के युद्ध हैं। औरंगजेब के कालक्रम में हुए थे, उसके उत्तराधिकार के ये सभी युद्ध दिए गए हैं। देखिए, इसमें है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1658 को। कब? 15 अप्रैल 1658। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है बहादुरपुर। बहादुरपुर का जो हुआ था युद्ध, यह 24 फरवरी 1658 को हुआ था। यह 24 फरवरी को। 1958 में 3 युद्ध हुए हैं, एक 59 में हुआ है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है खजुआ। खजुआ जो है ये 1659 में हुआ है, 1659 में। जबकि सामूगढ़ का जो युद्ध है, सामूगढ़ का युद्ध है 29 मई 1658 को हुआ था। 29 मई 1658। इस प्रकार हम लोगों का जो सही कालक्रम बनेगा वो बनेगा 2143, क्योंकि ये 2 वाला बहादुरपुर वाला फरवरी में हुआ था। उसके बाद फिर 1 धर्मत वाला जो है 15 अगस्त को हुआ है, 15 अगस्त को। और उसके बाद फिर जो है सामूगढ़ का, फिर खजुआ का। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। एक अलग अलग युद्ध के रूप में आप लोग इसे जानते रहिए। इतना लंबा कालक्रम तो वैसे चांसेस कम है आने के, फिर भी आप लोग पूरा फैक्ट जानते रहिए, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली यह क्या होती है? देखिए, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली अभी भी चल रही है, गवर्नमेंट चला रही है। क्या देती है? गेहूं और चावल जो दिए जाते हैं अनाज के रूप में। यही सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? मध्यकाल में। तो मध्यकाल में कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए, नेक्स्ट है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? भारतीय दर्शन की, देखिए भारतीय दर्शन जो है उसका जन्म किससे होता है? तो सांख्य दर्शन से होता है। सांख्य दर्शन ही भारतीय दर्शन का जन्मदाता है। और सांख्य दर्शन यह कहता है कि इंसान की उत्पत्ति, हम लोगों की जो उत्पत्ति है वह ईश्वर से न होके यह किसके द्वारा हुई है? तो यह पूरे प्रकृति के द्वारा इस जगत का निर्माण किया गया है। महत्वपूर्ण दर्शन है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए, बौद्ध समिति टोटल कितनी हुई थी? टोटल बौद्ध समितियां जो है वो 4 हुई थी। 4 में से हम लोगों को द्वितीय पूछा जा रहा है। द्वितीय कहाँ हुआ था? तो द्वितीय वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली में। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि ये कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में। और उसके बाद फिर क्या है, इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो इसके देखिए जो अध्यक्ष रहे हुए हैं सब कामी, जबकि शासनकाल किसका था? तो काला शोक का शासनकाल चल रहा था उस समय। 4 बौद्ध समितियां हैं टोटल की। आप लोग जो है इनकी पूरी की पूरी लिस्टिंग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म सिलेबस में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। थोड़ा सा रिवाइज किए रहेंगे तो आसानी से प्रश्न बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है चन्हूदड़ों के उत्खननकर्ता का निर्देशक किया था। कौन उत्खनन किया था चन्हूदड़ों के? देखिए, चन्हूदड़ों के जो उत्खनन करता थे वो J.H. मैके थे। अच्छा, कौन से सन में ये किए थे? तो ये 1935 और 36 में ये कार्य इन्होंने संपन्न किया था।
चनुदड़ो एक हड़प्पाकालीन स्थल है, महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैत शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ की गई। तो यह जो है यह पूरी तरह से सही कथन है। प्रांतीय जो स्वायत्तता प्रारंभ की गई थी द्वैत शासन का उन्मूलन करके, यह किया गया था 1935 में। नेक्स्ट है, समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन में थे, केवल एक सदन के थे जिसको विधानसभा कहा जाता है। तो यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस समय जो विधानमंडल थे वो सिर्फ एक सदन के नहीं थे, दोनों चल रहे थे, एक सदन वाले भी और द्विसदन वाले भी। अगर आप द्विसदन की बात करेंगे तो असम, पंजाब, असम और बंगाल, बिहार, चेन्नई, यूपी, ये सब जो है द्विसदनीय थे। जबकि अगर एक सदन की बात की जाए तो इसमें पंजाब, मध्य प्रांत और बरार और पश्चिमी प्रांत सीमा जैसे क्षेत्र आते थे। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, द्विसदनीय व्यवस्था चालू थी, आप इसे याद रखिए। 1935 में एक सदन की व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए जो सही बनेगा ऑप्शन वो ए बनेगा। इस समय दोनों थी, द्विसदनी और सिंगल दोनों चल रहे थे। और इसी समय जो है विधानसभा और विधान परिषद नाम दिया गया था राज्य के जो सदन थे, मतलब उसी समय चल रहा था, इन दोनों का नाम अलग अलग, एक विधानसभा एक विधान परिषद। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक महत्वपूर्ण है, कौन संस्थापक थे? कई बार टेस्ट में हम लोग देख चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस। कब हुआ था? ये हुआ था 1939 में। क्यों हुआ था? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जब त्रिपुरा में अध्यक्ष के लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुने गए थे, तो उस समय कुछ आंतरिक कलेश के कारण जो है एक विवाद उत्पन्न हुआ। गांधी जी चाहते नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, जबकि बहुमत सुभाष चंद्र बोस की तरफ था। तो बस यह समस्या की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया कांग्रेस से, और वो अलग चले जाते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। पहला फैक्ट, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928, आप लोग याद रखिए। इसका नेतृत्व कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 फैक्ट। तीसरा फैक्ट ये है कि यहीं पर सरदार की उपाधि दी थी, जो बारदोली की महिलाएं हैं उन्होंने दी थी, किसको? वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी, स्वदेशी अर्थात किससे बात की जा रही है? बात की जा रही है बंगाल विभाजन। कब हुआ था? 1905। कार्यकाल कर्जन का, लॉर्ड कर्जन था उस समय कार्यकाल। और उस समय जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसके समर्थक कौन थे? तो अरबिंदो घोष, अरबिंदो घोष जो है ये उसके समर्थक थे। चलिए नेक्स्ट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक जो स्थापना सभा है या मिशन है उसको अलग से पूछा जा सकता है, किसकी स्थापना कौन किए थे। तो ये 4 के चारों को आप अलग समझकर भी पढ़िएगा, इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है। चलिए पहले हैं राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा क्या स्थापित किया गया था? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा कौन से सन में हुआ था? तो यह 1815 में हुआ था, 1815 महत्वपूर्ण है, याद रखिए। दूसरे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा क्या हुआ था? तत्वबोधिनी सभा। यह कब हुआ था? तो यह 1839 में हुआ था, 1839 में। उसके बाद फिर आते हैं विवेकानंद, विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन, और यह कब चला गया था? तो यह 1897 में इसकी स्थापना होती है। कब? 1897। उसके बाद नेक्स्ट है आत्माराम पांडुरंगा, इनका प्रार्थना समाज था और इसकी स्थापना 1867 में हुआ था। इस प्रकार जो हम लोगों का सही कूट बनेगा वो बनेगा 2134, 2134 अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? महत्वपूर्ण है, याद रखिए। देखिए महासागर में कुछ धाराएं चलती हैं और हिंद महासागर तो महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर हम लोगों का महासागर है, भारतवासियों के
पास नज़दीक का महासागर है और उस पर मैक्सिमम कमांड हम लोगों का रहता है। तो यहाँ से प्रश्न बनना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें देखिए, जो अबुलहास है ये भी हिंद की है, मोजाम्बिक ये भी हिंद की है, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा ये भी हिंद की है, जबकि बगुइला धारा जो है यह हिंद महासागर की धारा नहीं है, जबकि यह दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है और ठंडी धारा है, ठंडी। तो इस प्रकार सही ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरफ देश दिए गए हैं, एक तरफ उसकी राजधानी। घाना की अक्रा सही है, उसके बाद केनिया की नैरोबी भी सही है। उसके बाद फिर आता है नामीबिया का विंडहाक भी सही है। उसके बाद फिर आता है नाइजीरिया का रबात नहीं होता, नाइजीरिया का अबूजा होता है। क्या है? अबूजा महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, रबात कहाँ का है? तो रबात राजधानी जो है वो मोरक्को की है, मोरक्को राजधानी और देश आप लोग पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है, काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं। काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं। यह कथन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि काली कपास वाली मृदाओं में केवल और केवल एक ही चीज होता है, वो है कपास काली मृदा में, और उसके सिवा कुछ छोटे मोटे चीज हो सकते हैं, उसके सिवा ज़्यादा चीज़ें उसमें होती नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा उसमें पोषक तत्वों का होता नहीं। जबकि सेकंड है, काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कड़िक फाइन ग्राइंड की होती हैं, ये सही है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है, किससे है? देखिए, जवाहर सुरंग जो है वह जम्मू कश्मीर में है, अवस्थित है। आज इस समय तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है, वह राज्य नहीं है। यह कहाँ पे अवस्थित, कौन से श्रेणी में अवस्थित है? तो यह जो है पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। पीर पंजाल जो हिमालय की श्रेणी है। हिमालय की उत्तर से दक्षिण तक श्रेणियां, अभी कल मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि काल जाप करके आप लोग याद रखिए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल सबसे नीचे आती है शिवालिक। ये 5 श्रेणियां महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आई भी हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? महिला साक्षरता, यह बिहार राज्य है। कौन सा? बिहार। चलिए नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है। आंशिक परिवर्तनीयता अर्थात पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हो रही है मुद्रा सिर्फ आंशिक रूप से परिवर्तित हो रही है। तो यह कहाँ होता है? तो चालू खाते में होता है। कहाँ पे? चालू खाते में। भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता जो है यह आंशिक परिवर्तनीयता होती है। अच्छा, आंशिक कब हुआ था? आंशिक जो है यह 1992 से 93 में हुआ था, जबकि 1994 आते आते इसको पूर्ण परिवर्तनीयता कर दिया गया था आंशिक की जगह। मतलब अब चालू खाते में पैसों का पूरी तरह से परिवर्तन किया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो देखिए, जो निर्धनता का स्तर मापा जाता है अर्थात गरीबी का निर्धारण जो है वह परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर किया जाता है। परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर विश्व में जो है वह विश्व बैंक करता है, और विश्व बैंक का जो स्केल है उसके हिसाब से 1.9 डॉलर अगर कोई दिन भर में खर्च या प्राप्त कर रहा है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है। और अगर भारत में देखा जाए तो आप लोग सुरेश तेंदुलकर समिति का नाम सुने होंगे।
तो इसमें जो है स्लैब जो है वो 27 रुपये प्रतिदिन ग्रामीण के लिए, और जबकि शहरी के लिए 33 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया था। कितना कम है आप लोग सोच सकते हैं कि कोई 27 रुपये का ग्रामीण में दिन भर में कमा रहा है या खर्च कर रहा है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है। तो ये सोचने वाली बात है कि कितना नीचे स्लैब है, फिर भी गरीबी काफ़ी हाई स्तर पे है हमारे देश में। चलिए नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कर चुके हैं। भारत में जो है MS स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया था। अच्छा, भारत में हरित क्रांति कब चलाया गया था? तो यह 1966 से लेके 67 तक चला था। मुख्य फसल गेहूं थी, खाद्यान्न ही टारगेट था जिसमें मुख्य फसल गेहूं थी। इसमें प्रयोग क्या किया जाता है? तो हाइब्रिड किस्म की गेहूं और हाइब्रिड किस्म के बीज का प्रयोग किया जाता है, प्लस साथ में कीटनाशक का प्रयोग, सिंचाई की व्यवस्था, उर्वरक वगैरह की अच्छी खासी व्यवस्था। ऐसे अगर एग्रीकल्चर किया जाता है तो एक अच्छी क्रांति के साथ बढ़िया उत्पादन होता है, यही टारगेट होता है। नेक्स्ट है, नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से है? नरसिम्हन समिति, देखिए नरसिम्हन समिति का जो गठन किया गया था वह बैंकिंग का जो है संरचना में जो है वो सुधार करने के लिए किया गया था, बैंकिंग संरचना में सुधार। अच्छा, इस समिति का गठन कब हुआ था? तो इस समिति का गठन 1991 में किया गया था। और नरसिम्हन कौन थे? तो यह भूतपूर्व जो है गवर्नर रह चुके हैं हमारे देश के, RBI के। और रही बात इस आयोग की, इस समिति की, तो इस समिति दो बार गठित की गई है। पहली 1991 में हुई थी, जबकि दूसरी 1998 में इस समिति का दूसरी बार गठन होता है, सिर्फ इसी के लिए कि बैंकिंग संरचना में क्या क्या सुधार किया जा सके। तो सीधा पूछा जाएगा प्रश्न, नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? तो बैंकिंग संरचना में सुधार से। नेक्स्ट है, राजकोषीय नीति का विनिधान है। देखिए, राजकोषीय घाटे का जो विनिधान है वह घाटे की जो बजट नीति है उसी से संबंधित होता है। राजकोषीय नीति में क्या होता है कि जब जो बजट में घाटा होता है उसको कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, इसी सब चीज़ों पे नीतियां बनाई जाती हैं, उसी को घाटे की एक बजट नीति बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। पहला महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें यही है कि जो है कब हुआ था पंचायती राज पहली बार? तो 1959 में किया गया था गठन। कहाँ पे किया गया था? राजस्थान में। राजस्थान का कौन सा जिला? नागौर जिला। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है? तो दूसरे नंबर पे जो है आंध्र प्रदेश में होता है। और इसका गठन कौन किए थे? तो उस समय जो हम लोगों के देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये पंचायत राज का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को, देखिए लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकते हैं, किसी और की अनुशंसा पर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है, अभी पिछले वाले टेस्ट में हम लोगों ने एक प्रश्न देखा था कि राष्ट्रपति का जो है कौन सा स्वविवेक की शक्ति है, मतलब वो अपने विवेक से क्या कार्य कर सकते हैं। तो आप देखिए वो सिर्फ विधेयक जो है, विधेयक पे उनकी जो स्वीकृति होती है और कुछ खास विधेयक पे ही वही उनकी स्वविवेक के कार्य हैं, बाकी सभी कार्य तो उन्हें मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही करने होते हैं। नेक्स्ट है, संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कूट की सहायता से इन विशेषताओं का चयन कीजिए। देखिए जो संघीय संविधान है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? लिखित एवं कठोर संविधान होगा, तो ये सही है। हाँ, संघीय संविधान ऐसे ही होता है। केंद्र और संघातरीत इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, तो दोनों जगह जो है केंद्र में या राज्य में, यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा जरूर होगा, ये भी सही है। और नेक्स्ट है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। तो देखिए विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो शक्तियों का पृथक्करण होता है वह संघीय संविधान के तहत नहीं होता, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत होता है, तो यह गलत होगा हम लोगों का।
जबकि जो चौथा है द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल, तो द्विसदनीय तो जब शक्तियों का बंटवारा हो रहा है तो द्विसदन तो होगा ही। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जाता। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अनुच्छेद आपको जब जानेंगे आपकी ये देते क्या हैं तभी आप समझ पाएंगे। देखिए, इसमें अनुच्छेद 20 क्या कहता है? 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करना, कि भाई अगर कोई अपराध किया है तो वो पकड़ लिया गया या उसे कुछ कर दिया गया तो उसे दोष सिद्ध करने के लिए संरक्षण मिलना चाहिए ना, कि वो अपना दोष सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अपनी तरफ से कुछ बोल पाए, वकील कर पाए, सब कुछ ये सब करने के लिए उसे अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे जेल में डाल दिए और मूल अधिकार समाप्त कर दिए, अब आप उसको अनंत काल तक जेल में ही रखेंगे। तो इसलिए अनुच्छेद 20 जो है ये प्रावधान करता है कि कुछ भी आपातकाल देश पे आए लेकिन वो पूरी तरह से निलंबित नहीं होगा। जबकि अनुच्छेद 21 जो है वो क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अर्थात मुझे अपनी जान बचाने का तो अधिकार होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए। तो इसलिए अनुच्छेद जो है ऑप्शन नंबर डी में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, यही किसी भी आपातकाल के दौरान यह निलंबित नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। देखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है, उद्देशिका का विचार, कहाँ से उद्देशिका बनाया गया है, उसका विचार जो है वो विचार कैसे लिया गया है? तो ये यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। नेक्स्ट है, थाइमिन है। देखिए, मैंने आपको पहले से ही बताया था कि जो विटामिन है, विटामिन के रासायनिक नाम उनसे प्रश्न बराबर बन रहे हैं, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। देखिए, थाइमिन कौन सा विटामिन है? थाइमिन जो है वो विटामिन A1 को कहा जाता है। जबकि नेक्स्ट विटामिन B2 को क्या बोला जाता है? तो राइबोफ्लेविन बोला जाता है, इसको राइबोफ्लेविन बोला जाता है। और विटामिन B6 को, तो विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है, B6 को पायरिडॉक्सिन। जबकि विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। इस प्रकार जो विटामिन के रासायनिक नाम है उसे आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब जो बनेगा हम लोगों का वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? कोशिकांग आनुवांशिकी, देखिए, जब किसी सेल के कोशिका अर्थात बात की जा रही है, सेल के अंदर जो डीएनए पार्ट हैं, डीएनए के किसी छोटे पार्ट सेगमेंट को तोड़ना है, उसे मल्टीप्लाइड करना है, फिर उसे किसी और से जोड़ के एक नया वैरायटी बनाना है या एक सक्षम बनाना है। जैसे आप देखते हैं कि डीएनए वैक्सीन बनी थी, आरएनए वैक्सीन बनी थी, तरह तरह की चीज़ें बनाई गई थी। तो ये अभियांत्रिकी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इसमें। तो जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। यही प्लाज्मिड जो है वो जीवाणुओं के कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया बनाते हैं और यह वाहक के रूप में उपयोग किए जाते हैं और ये पुनर्योजी डीएनए प्राप्त कर लेते हैं, जिससे जो है ये प्रौद्योगिकी में एक वरदान के रूप में इन्हें देखा जा रहा है। ये क्या काम करते हैं कि ये पूरी तरह से बदल के उसको किसी टारगेट सूचना को, जैसे डीएनए में क्या है, तरह तरह की सूचनाएं ही तो इकट्ठा रहती हैं, किसी टारगेट खराबी को ढूंढ के उसको निकाल के रिमूव किया जा सकता है और एक अच्छी चीज़ें उसमें ऐड की जा सकती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आनुवांशिकी में, कोशिका आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में। नेक्स्ट है, दो सूचियां दी गई हैं, दोनों सूचियों को मिलाने के लिए दिया गया है। देखिए, पहला है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर कैसे बनता है? तो यह तांबा, निकिल और जिंक से बनता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो निकिल से आप लोग मैच करा दीजिए। दूसरा है सोल्डर। सोल्डर जो है यह सीसा और टिन से बनता है, तो इसे टिन से मिला दीजिए। फिर आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन उपस्थित होता है जो सफाई में काम आता है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन और हाइपो जो है वो सोडियम। इस प्रकार जो हम लोगों का कूट बनेगा वो बनेगा 2143। 2143 सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? बताइए,
मिट्टी का कोई घड़ा है, उसमें कौन सी क्रिया होगी जिसकी वजह से जल ठंडा रहता है? तो उसमें द्रवण होगा, वाष्पीकरण होगा या ऊर्ध्वपातन होगा। ऊर्ध्वपातन तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण एक फैक्ट है, आप लोग याद रखिए। ऊर्ध्वपातन किस में होता है? ऊर्ध्वपातन कपूर में होगा। कपूर जो जलाने के लिए पूजा सामग्री में आप लोग देखे होंगे, उसे अगर आप खुले में रखेंगे तो वो देखिए उड़ जाएगा, वेपराइज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ऊर्ध्वपातन एक ऐसी क्रिया को कहते हैं जिसमें ठोस वस्तु सीधे गैस अवस्था में पहुंच जा रही है, द्रव्य नहीं हो रही, वो लिक्विड नहीं बन रहा, वो सीधा गैस में परिवर्तित हो रहा है, इसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। वाष्पीकरण में क्या हो रहा है? लिक्विड चीज जो है वो वेपराइज हो रही है। तो हम लोगों का जो मिट्टी के घड़े वाला प्रश्न है, इसका सही जवाब वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण से जो है वो घड़ा ठंडा होता है। अब ये सोचने वाली बात है कि वाष्पीकरण के लिए इतना जो टेम्परेचर है, हीट है, वो पानी लाता कहाँ से है? तो देखिए, जो पानी वाटर है, यह ऊष्मा अपने अंदर बहुत समाहित करके रखता है। यह पानी अपने अंदर की ऊष्मा से वाष्पीकृत होता है और उसी की वजह से वो आसपास के एटमॉस्फेयर को ठंडा कर देता है और ठंडे एटमॉस्फेयर की वजह से घड़ा हमारा ठंडा हो जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? देखिए, आप सब न्यूटन का तीसरा जो लॉ था, तीसरे नियम पे विशेष ध्यान दीजिए। तीसरा नियम न्यूटन का क्या था? तृतीय नियम जो था कि विपरीत दिशा में, जिस दिशा में आपका, मान लीजिए एक रॉकेट है, ये रॉकेट है, रॉकेट में आप गैस भरे हैं, तो जब यहाँ पे आप आग लगाएंगे, जितना तेज ये नीचे फेंकेगा उतना तेज ये आगे भी जाएगा। तो इसका क्या हुआ कि विपरीत दिशा में भी उतना कार्य कर रहा है जितना वो सामने की तरफ कार्य कर रहा है। यही न्यूटन का तीसरा नियम था और इसे ही जो है वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। संवेग संरक्षण अर्थात पीछे जितना जोर से वो निकलेगा, स्पीड जितनी होगी, आगे भी उतना ही प्रेशर के साथ वो आगे जाएगा। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। इस प्रकार साथियों 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला हम लोगों की समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।